हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर होगा बहुपद, ठीक है। और इस बहुपद चैप्टर में हम ये जो वीडियो है पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसका पहला पार्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोग देख चुके थे, ये हमारा देख सकते हैं आप, ये बहुपद चैप्टर है हमारा, पॉलिनोमियल्स अध्याय 2, है ना। हम लोग बीजगणितीय पद, एल्जेब्रिक टर्म्स, गुणांक यानी कि कोफिशिएंट, उसके बाद पद का घात जो होता है, डिग्री ऑफ ए टर्म, और सजातीय और विजातीय पद, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को हम लोग जान चुके थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक बीजगणितीय व्यंजक एक या अधिक बीजीय पदों से बना होता है। यानी कि हम जानते हैं कि बीजीय पद क्या होता है, क्योंकि पद के बारे में आप लोग पहले ही जान चुके हैं। तो ये जो बीजगणितीय व्यंजक होता है वो एक या अधिक बीजीय पदों से बना होता है। जैसे कि एक्स क्यू, यहाँ पे एक पद है तो इसको भी हम लोग बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो एक्स क्यू एक बीजीय व्यंजक है। एवं एक्स प्लस 4 यह भी एक बीजीय व्यंजक है। या फिर 2x² माइनस एक्स, यह भी एक बीजीय व्यंजक है। या फिर वाई क्यू माइनस 3y प्लस 4, यह भी एक बीजीय व्यंजक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक पद या फिर दो पद, इसमें भी दो पद हैं या फिर इसमें तीन पद हैं, यानी कि एक हो या एक से अधिक हो, पदों को एक साथ जो एकत्रित कर लिखा गया है वही हमारा बीजीय व्यंजक होता है ना। यही लिखा है कि एक बीजगणितीय व्यंजक एक या अधिक बीजीय पदों से बना होता है, ठीक है। तो इसमें कोई ना समझने वाली कोई भी बात नहीं है, मतलब बहुत आसान है। यह आप समझ सकते हैं कि एक या अधिक बीजीय पदों से बना होता है, वो कहलाता है हमारा बीजीय व्यंजक, है ना, या फिर बीजगणितीय व्यंजक। जैसे कि यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि व्यंजक 2x² माइनस एक्स में व्यंजक 2x² और x माइनस एक्स दो पद हैं। इसमें जो है दो पद हैं, हम अभी आपको भी बताएं अभी कि यहाँ पे दो पद है, यहाँ पे दो पद है, इसमें तीन पद है ना। इसी तरीके से यहाँ पे बता भी रहा है आपको कि इसमें जो है दो पद हैं, एक पद है 2x² और दूसरा पद है माइनस एक्स, ठीक है। तो 2x² माइनस एक्स दो बीजीय पदों से बना है, ठीक है। पुनः हम देखते हैं कि इन सभी व्यंजकों में चर की घात पूर्ण संख्या है। इसमें जो चर है, चर यानी कि x, या फिर यहाँ पे जो x है, सबका जो घात है वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या आपको पता होगा कि 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जो होता है पूर्ण संख्या कहलाता है ना। तो ये सभी जो चर के जो घात हैं पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि हम देखते हैं कि इन सभी व्यंजकों में चर के घात पूर्ण संख्या है। ऐसे व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। ऐसे ही व्यंजक जो होते हैं उनको बहुपद कहा जाता है। वैसे हम लोग बहुपद का परिभाषा इधर भी देखेंगे, लेकिन यहाँ भी आपको बता दिया गया है कि ऐसे ही व्यंजकों को हम लोग बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं कि बीजगणितीय व्यंजक आप समझ चुके होंगे। तो हम लोग अब अगला पॉइंट देखते हैं, बहुपद की परिभाषा। बहुपद जो हमारा चैप्टर का नाम भी है, तो उसका परिभाषा क्या है, यानी डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है कि ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत आसान है, ठीक है। एक चर x के विभिन्न घात वाले पदों को प्लस चिन्ह से एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक को चर x में एक बहुपद कहते हैं। मतलब कि
एक चर x के विभिन्न घात वाले पदों को, माने अलग अलग घात वाले पदों को, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि 2x² एक हो गया, एक x4 हो गया, या फिर एक 3x³ हो गया, या फिर एक 2x हो गया, है ना। तो इसमें पदों के जो घात हैं x चर वाले हैं। पहले सबसे पहले तो एक चर x है इसमें। अब पदों के जो घात हैं विभिन्न हैं, अलग अलग तरह के घात हैं इसमें। इसका घात 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो इनको प्लस चिन्ह के द्वारा एकत्रित किया जाता है। मतलब कि ऐसे अगर हम लिख दें इसको प्लस लगा करके, यहाँ पे 3 है, 2x² प्लस 2x, इस सभी को हम प्लस लगाकर यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यही अब हमारा एक क्या कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद। ठीक है, जैसा कि यहाँ आपको बता भी रहा है कि बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका एक मानक रूप लिखा गया है, जैसे कि px बराबर बहुपद है, यही बहुपद का मानक रूप है जो हम लोग यहाँ पे अभी हम लिखे हैं। इसका मानक रूप यही है, जैसे कि a0x⁴n प्लस a1x⁴n-1, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से कि a0 a1 a2 और डैश 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 an-1 an, तो ये सब जो है आगे जो x के गुणांक में है, यह जो है x का गुणांक है, यानी कोई संख्या है। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ a0 a1 इत्यादि धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि यहाँ पे जो होगा a0 a1 के पास कोई भी वास्तविक संख्या रह सकता है। ठीक है, एवं n एक पूर्ण संख्या है। n जो है यहाँ पे एक पूर्ण संख्या होगी, कोई भी पूर्ण संख्या, यानी कि जैसे कि n है तो मान लीजिए कि यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे n-1 हो जाएगा, यानी कि 5 में से 1 घट जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ n-2 हो जाएगा, यानी कि 5 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ इसका पावर 5, इसका पावर 4, इसका पावर 3। पावर जैसे कि क्या होता है, घटते जाता है ना। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा एक बहुपद। यहाँ पे डैश डैश दिया गया, यहाँ पे मतलब कि आप जितना लंबा लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हो सकता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 5 होगा या फिर यहाँ 4 3, यहाँ और भी ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और नीचे वाला जो है यहाँ पे घटते हुए लिखा गया है, मतलब बढ़ते हुए, सॉरी बढ़ते हुए, जैसे कि यहाँ a0 है, a1 है, a2 है, यहाँ पे a जैसे कि n-1 लिखा गया है, यानी कि घटते जाएगा, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि घटेगा ही, क्योंकि गुणांक कुछ भी हो सकता है यहाँ पे a0 a1 a2 के पास। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे an-1x दिया गया, यानी कि यहाँ तक चर बताया गया है ना। और ये जो है यहाँ पे x नहीं लिखा गया है, यानी कि ये अचर है। तो साथ में हमारा एक अचर भी होता है, वैसे ज़रूरी नहीं कि होता ही है, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कुछ भी, कोई भी संख्या यहाँ पे एक अचर लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ भी x नहीं लगा है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें भी x है ना। तो यही हमारा एक बहुपद कहलाएगा, और यही बहुपद का यहाँ पे मानक रूप लिखा गया है ना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये चीज़। तो ये हमारा बहुपद है। यहाँ पे एक बार परिभाषा फिर से देख लेते हैं। एक चर x के विभिन्न घात वाले पदों को, अलग अलग घात है यहाँ पे, उस पदों को प्लस चिन्ह से एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक, एकत्रित किया गया है यहाँ पे प्लस चिन्ह द्वारा, सबको साथ में मिला के लिखा गया है। और प्राप्त व्यंजक को x में एक बहुपद कहते हैं। x में एक बहुपद, क्योंकि चर x है तो x में बहुपद कहेंगे, y रहेगा तो y में बहुपद कहेंगे, है ना, z रहेगा तो z में बहुपद कहेंगे। जहाँ a0 a1 इत्यादि धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, कोई भी प्लस में या फिर माइनस में संख्या हो सकता है यहाँ पे आगे, है ना। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बहुपद a0x⁴n a1 प्लस a1x⁴n-1 इस तरीके का ही दिया गया है। तो यहाँ पे जो है को fx या px या qx इत्यादि से
निरूपित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे निरूपित किया गया है, px बराबर लिखा है ना, इसको हम fx बराबर भी लिख सकते हैं या फिर qx बराबर भी लिख सकते हैं, वो भी हमारा बहुपद ही कहलाएगा। ठीक है, देखिए हमें बहुपद को अगर अच्छी तरीके से समझना है, जानना है, पढ़ना है, तो हमें इन टर्म्स के बारे में पहले अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तब जा कर के हम जो भी बनाएंगे, जो भी पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, हमें पूर्ण रूप से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 2x³ - 5x² + 7x + 3, है ना। जैसे कि हम भी यहाँ पे एक बहुपद लिखे थे अपने मन से, वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि लिखा गया है चर x में एक बहुपद है। इसका चर क्या है? x है, इसलिए यहाँ पे लिखा है चर x में एक बहुपद है। ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखा है 7√t + √11t, चर t में एक बहुपद है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इस t का यानी चर का घात हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे t का घात पूर्ण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रथम पद 7√t में t का घात 1/2 है, क्योंकि इस √t जो है यहाँ पे, तो अगर हम इसका रूट हटाएंगे तो t का पावर 1/2 हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, इसलिए ये जो हमारा है एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इस t का घात जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, हमारे बहुपद में जो चर का घात होता है वो पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, है ना, ये ज़रूरी है। समझ गए होंगे आप, आशा करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बहुपद समझ गए कि बहुपद क्या होता है। ठीक है ना, ऐसा ही बहुपद का रूप होता है ना। तो इसका मानक रूप भी हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बहुपद का घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना। कोई भी बहुपद है, जैसे हम लोग पद का घात देखे थे उधर कि कोई पद है उसका घात कैसा होता है, तो उस पद में जो भी चर होंगे सबके चर के घातों को जोड़ा जाएगा, फिर जितना होगा वही उसका घात कहलाता है, उस पद का घात कहलाता है ना। लेकिन यहाँ पे बहुपद का घात दूसरा है, क्या है? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहा जाता है। यानी कि जो पूरा बहुपद हमारा है, उस बहुपद में देखेंगे कि सबसे बड़ा घात वाला पद कौन सा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा इसका घात है 3। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है इस बहुपद में x के सबसे बड़े घात वाला पद x³ है, इसका घातांक 3 है, अतः इस बहुपद का घात 3 है। ठीक है, बड़ा बहुपद का जो घात होगा ना, सबसे बड़ा पद का जो घात होगा इस बहुपद में, सबसे बड़े पद का जो घात होगा वही घात हमारा, उसी का घात हमारा इस पूरे बहुपद का घात कहलाएगा। क्लियर है? इस पूरे बहुपद का घात हम किसको कहेंगे? इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ा पद जो है, सबसे बड़ा घात वाला जो पद है, उसका जितना घात होगा वही इस बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। यहाँ कह रहा है कि दो चर a और b में बहुपद, जैसे कि दिया गया है यहाँ पे, इसमें चर दो है ना। जैसे कि यहाँ दिया गया a³ × b² - 7ab² + 3a²b - 5 में सबसे बड़े घात वाला पद ये है, 3 2 है ना, 3 × 2 5 हो जाएगा, है ना, जिसका घातांक 3 + 2 यानी इसका 3 गो, इसका 2 गो, 5 गो हो गया, अर्थात जो है 5 है इसका घात, अतः इस बहुपद का घात 5 होगा। इस जो बहुपद है ना पूरा हमारा, इस बहुपद का घात क्या होगा? 5 होगा। समझ रहे हैं आप? चलिए
पुनः हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि 9 माइनस 7 आदि अचर भी बहुपद है, इनको भी हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिख दें सिर्फ 9 या फिर -7 तो ये भी एक बहुपद है। कैसे? जैसे कि यूँ कि मान लीजिए यहाँ पे x नहीं है तो x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो देखिए बहुपद बन गया कि नहीं बन गया, एक पद वाला बहुपद है कि नहीं है। आज चूँकि यहाँ पे x का घातांक 0 है, पूर्ण संख्या तो 0 को कहते हैं ना, पूर्ण संख्या होना चाहिए तो 0 है, तो इसलिए इसका मान 0 है, इसलिए इस x0 का वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या का घात अब जब 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो गुना कर देंगे तो 9 होगा। इसीलिए ये 9 ऐसे रहता है, इसको भी हम बहुपद कहेंगे क्योंकि यहाँ पे x का घात 0 छिपा है। लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। तो सिर्फ 9 भी रहेगा या फिर सिर्फ 7 भी रहेगा, यहाँ भी x का घात जो हमारा है 0 है। तो इस तरह से ये जो 9 है और -7 है यह भी एक बहुपद है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। जिन्हें अचर बहुपद कहते हैं इन्हें हम लोग अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें चर नहीं है। एवं शून्येतर अचर बहुपद का घात, शून्येतर जो माने शून्येतर अचर बहुपद का जो घात होता है 0 होता है। यहाँ पे जो बहुपद का घात होगा इसमें 0 होगा, देख सकते हैं, जो कि अभी हम आपको समझाएं, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर वाई भी लगा सकते हैं, उसमें कुछ दिया ही नहीं है तो वाई का घात 0 दिखा सकते हैं या फिर जेड का घात 0 दिखा सकते हैं, क्योंकि इन सब का मान 1 होता है। अभी बताएं हम आपको, है ना। इसीलिए ये 9 जो है सिर्फ 9 ही दिखेगा हमें, ये नहीं दिखेगा क्योंकि इसका घात 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है और इसमें गुना कर देंगे तो सिर्फ 9 ही रहेगा, है ना। चलिए, यहाँ पे लिखा है बहुपद px का मानक रूप लिखा गया है और यहाँ कह रहा है कि nवें घात का बहुपद है। ये जो बहुपद है nवें घात का बहुपद, इसका घात कितना है तो घात तो इसमें लिखा नहीं है क्योंकि तो मानक रूप में है, तो इसका घात क्या होगा n होगा। n यानी कि अब n के पास कोई भी मान हो सकता है, अब n के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 घात इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से लिखा गया है मानक रूप में, तो यहाँ पे हम कहेंगे nवें घात का बहुपद है ये। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे मानक रूप लिखा गया है। वैसे हम आपको समझा चुके हैं कि बहुपद का घात कौन कहलाएगा, सबसे बड़ा पद जो होगा, बड़ा घात वाला पद, वही उसी का घात जितना होगा ना, वही घात हमारा पूरे बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, बहुपद का मानक रूप, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, मानक रूप में कैसे होता है बहुपद। तो हम लोग बहुपद तो देख लिए हैं, इस रूप का हमारा जो बहुपद होता है तो कह रहा है कि px बराबर ये जो है के घातों के अवरोही अर्थात बढ़ते क्रम में है। यहाँ पे घात जो है बढ़ते क्रम में है, सॉरी घटते क्रम में है ना, घटते क्रम में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ n है, फिर यहाँ घात जो है n-1 है, यानी कि यहाँ अगर मान लीजिए कि 5 होगा तो यहाँ 1 घट जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 2 घट जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। इस तरह से घटते क्रम में दिया गया है। तो बहुपद px को x के घातों के आरोही अर्थात बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि घात जो है घटते जा रहा है इसमें, या फिर घात को बढ़ाते भी जाएंगे, उल्टा कर देंगे इसको, है ना। यहाँ पे मान लीजिए कि 1 होगा, यहाँ पे n नहीं है, इसी चीज़ को उल्टा कर दिया गया है, यहाँ पे घात नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे मान लीजिए कि n-2 है, कोई भी संख्या होगा तो 2 घट गया, तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर n5 होगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3, यहाँ n-1 है यानी कि हो जाएगा 4, यहाँ n है यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि उल्टा चलेगा इसमें। तो इधर बढ़ते जा रहा है, तो ये बढ़ते क्रम है। कहने का मतलब ये है हमारा कि बहुपद को हम अगर लिखेंगे तो जैसा कि हम यहाँ भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि घात यहाँ 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये है हमारा घात घटते क्रम में है।
तो ये हमारा ये भी जो बहुपद लिखा गया है मानक रूप में है। किस रूप में है? मानक रूप में, है ना। या फिर हम इस बहुपद को यहाँ पे, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, इसी बहुपद को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5 + 2x + 2x² + 3x³ + x4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी कि इसी को सीधा उल्टा कर देंगे। मतलब लाइन से होना चाहिए, इधर उधर घिच-पिच नहीं होना चाहिए, बड़ा इधर बीच में, छोटा आगे, इधर इधर, ऐसे नहीं, मतलब लाइन से। या तो घटते जाए घात हमारा या फिर बढ़ते जाए, है ना। तो इसी दोनों को हम कहेंगे मानक रूप में है। तो ऐसे को कहेंगे हम लोग कि बहुपद जो है मानक रूप में है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए आप लोग। जब किसी चर x में दिया हुआ बहुपद x के घातों के आरोही क्रम में अथवा x के घातों के अवरोही क्रम में हो तो यह कहा जाता है कि बहुपद मानक रूप में है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। किसी भी बहुपद को मानक रूप में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे थे ना, ये ऐसे इधर उधर करके, अब यहाँ प्लस लगा दीजिएगा तो ये भी बहुपद है एक ठो, लेकिन ये मानक रूप में नहीं है। तो जब हम इसको ऐसे करके लिख देंगे सजा के, तो ये मानक रूप में हो गया, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ये बहुपद लिखा गया था, मान लीजिए प्लस लगा दिए तो बहुपद बन गया। तो इसको हम मानक रूप में ला दिए कि नहीं ला दिए, है ना। ऐसे ही किसी भी बहुपद को मानक रूप में लाया जा सकता है, यानी उसको सुधार के लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखा गया है। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बहुपद के सारे घातांकों के अनुसार बढ़ते या घटते क्रम में हम लिखेंगे, तब वो कहलाएगा हमारा मानक रूप, है ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। वैसे अगला पॉइंट देखने से पहले आप यहाँ भी देख सकते हैं कि उसी के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है जो हम लोग अभी देख रहे थे। कि मान लें कि py बराबर यहाँ पे कुछ दिया गया है, देख सकते हैं इधर उधर करके 3y⁵, 2y 3y³ √5, इस तरीके से आगे पीछे इधर उधर दिया गया है। स्पष्टतः यह बहुपद मानक रूप में नहीं है। ये जो बहुपद है मानक रूप में नहीं है। इसे मानक रूप में लाने पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम y⁵, 4, 3, 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। सजा दिया गया है चर y के अवरोही क्रम में, यहाँ पे y के अवरोही क्रम में लिखा गया है, और यहाँ पे देखिए उल्टा लिखा गया है, इधर बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ये हो गया आरोही क्रम। तो दोनों तरीके से हम जो है लिख सकते हैं। ये दोनों हमारा मानक रूप में ही है। यदि बहुपद px बराबर जो ये मानक रूप दिया गया है हमारा, इसका में बहुपद के गुणांक a0 a1 a2 an-1 n में, मतलब कि ये अनंत है जहाँ तक भी जाए, ये सभी पूर्णांक अथवा परिमेय संख्याएं हो तो इस बहुपद को क्रम से पूर्णांकों पर बहुपद अथवा परिमेय संख्याओं पर बहुपद कहेंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात छिपा हुआ है। अगर यहाँ पे जो गुणांक हमारा होगा, ये जो a0 है, a1 है, ये सब a2 है, ये सब जो है ना, यानी कि यहाँ पे जो लिखा गया है 3, 7, 3, 6, ये जो है, ये कोई अगर हमारा पूर्णांक हो तो इस बहुपद को कहेंगे हम पूर्णांकों पर बहुपद। अगर कोई इसमें बटा वाला संख्या हो तो उसको कहेंगे हम परिमेय संख्या पर बहुपद। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, देखिए ये है पूर्णांकों पर बहुपद है, ये है इसमें बटा वाला संख्या है, तो ये कहलाएगा परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। एवं यहाँ पे देखिए ये रूट वाला आ गया, तो अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय है, और इधर मान लीजिए कि ये पूर्णांक है, या फिर इसको परिमेय भी कह सकते हैं, आपको पता है संख्या के बारे में। तो इसको हम कहेंगे परिमेय और अपरिमेय, इसमें मिक्स है, ठीक है।
तो मिक्स है तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसलिए ये जो बहुपद होगा वो वास्तविक संख्याओं पर बहुपद होगा। ठीक है, समझ गए आप? पूर्णांकों पर बहुपद, परिमेय संख्याओं पर बहुपद और ये वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। ठीक है, वास्तविक संख्याओं पर इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें एक 7 भी है, ये अपरिमेय नहीं है। जैसे कि ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय संख्या यहाँ भी दिया रहता तो हम सीधा डायरेक्ट इसको कह देते हैं अपरिमेय संख्याओं पर बहुपद, है ना। चूँकि यहाँ पे दोनों तरह का संख्या मिक्स है इसलिए यहाँ पे कहा गया है वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। क्लियर है? तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग, बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। तो बांटा गया है अलग अलग। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या है, बहुपदों के वर्गीकरण का एक तरीका पदों की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे कि बहुपदों को हम बांटते हैं अलग अलग, तो उसको हम एक तरीका है कि पदों की संख्या पर निर्भर रहता है, माने कि उसको अलग अलग देखा जाता है। कैसे? पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों के कुछ वर्गीकरण नीचे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ए नंबर में, एक पद अथवा एक पदी बहुपद। इसको एक पद बहुपद कहो या फिर एक पदी बहुपद कहो, यानी कि मोनोमियल, है ना। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9x है, 3x³ है, 7x² 5 इत्यादि एक पदी बहुपद है ना। तो यहाँ पे इन सभी को हम लोग कहेंगे एक पदी बहुपद। एक को इकाई बहुपद कहा जाता है। खाली अगर एक दे दिया है, जैसे कि यहाँ 9 यहाँ पे 5 है, तो अभी तो हम लोग देखें ना पीछे कि मान लीजिए कि 5 है तो यहाँ पे x का पावर 0 है ना, इसलिए बहुपद है। लेकिन कभी कभी एक भी मान लीजिए है कहीं तो वो भी एक बहुपद है। तो एक को हम लोग इकाई बहुपद कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा है द्विपद बहुपद या फिर द्विपदी बहुपद। द्विपद अथवा द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल, यानी कि जिस बहुपद में केवल 2 पद हों, एक पद वाला को एक पदी और 2 पद वाले को द्विपदी। ठीक है, तो द्विपदी या फिर द्विपद बहुपद कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 3x4 + 2x 2 पद है, z का पावर 7 है, z7 - 5 3 - 9x, ये दो पद हैं इसमें तीनों में, इत्यादि द्विपदी बहुपद है ना। द्विपद बहुपद या फिर द्विपदी बहुपद बहुत ही आसान है। तो चलिए तीसरा देख लेते हैं यहाँ पे, त्रिपद या त्रिपदी बहुपद, ट्रिनोमियल। जिस बहुपद में केवल 3 पद हों उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद, है ना। एक और है 1 पद 2 पद और 3 पद, इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। 3 पद हैं। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है इसमें, पहचानना है सिर्फ। शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल, तो ये है हमारा जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे x² का गुणांक 0 है, x का गुणांक भी 0 है, या यहाँ पे 0 है, अचर 0 है हमारा। फिर यहाँ भी इस बहुपद में भी देख सकते हैं कि m³ का गुणांक 0, m² का गुणांक 0, है ना। यहाँ भी अचर हमारा 0 है, तो m × m है, यहाँ अचर नहीं है, m का गुणांक 0 है, सॉरी, इत्यादि शून्य बहुपद है। इनको शून्य बहुपद, इस सब का गुना करेंगे अगर हम तो 0 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो बहुपद तो 0 है, यानी कि तो शून्य बहुपद कहेंगे, है ना। सबको गुना कर देने पर सब 0 हो जाएगा, केवल शून्य बचेगा, है ना। इसको शून्य बहुपद कहेंगे। तो कह रहा है कि शून्य बहुपद का घात अनिर्धार्य, माने यहाँ 0 है तो घात कहाँ से होगा, घात ही नहीं पता चलेगा, है कि नहीं। मान लीजिए कि कुछ भी हो सकता है, मतलब निर्धारित ही नहीं हो सकता है कि क्या बोले हम, क्योंकि यहाँ पे तो बहुपद ही 0 है तो उसका घात क्या होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे x² भी है, इसमें देख लीजिए q भी है, तो क्या बोला जाए, क्योंकि सबको गुना करना होगा तो 0 ही आएगा, कुछ भी रख सकते हैं, तो निर्धारित ही नहीं होगा, है ना।
तो ये है, अर्थात निर्दिष्ट नहीं होता, मतलब कि बता ही नहीं सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ये कहलाएगा हमारा शून्य बहुपद। अब ये तो हम लोग बहुपद के जो पद होते हैं उनके आधार पर हम इसको बांट दिए तीन गो में, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पद होगा तो एक पदी, दो पद होगा तो द्विपदी, तीन पद होगा तो त्रिपदी, है ना। या फिर यहाँ पे एक शून्य बहुपद है, तो ये तो 3 भाग में है, यहाँ पे शून्य बहुपद भी कहा जाता है। एक और है कि बहुपदों में प्रयुक्त चरों के घातांकों के आधार पर बहुपदों के वर्गीकरण निम्न है। घात कौगो है, रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघाती बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो रैखिक बहुपद क्या है? यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 1 हो तो उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे घात क्या है? 1 है, इसका भी घात 1 है, इसमें भी घात 1 है, मतलब कि पावर 1 होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा तो 1 ही ना रहता है, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो ऐसे बहुपदों को हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद, है ना। चर x में कोई भी रैखिक बहुपद x प्लस b के रूप में होगा, यानी कि यहाँ पे पावर कुछ नहीं होगा, इस रूप का होगा। जहाँ a b अचर है, यानी कि ये a b जो है यहाँ पे a और b कोई संख्या होगा, अचर, है ना। ABCD नहीं होगा, मतलब जैसे कि यहाँ पे x है तो x y z कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई अंक रहेगा, है ना, अचर का मतलब। और a बराबर 0 नहीं होगा, यानी कि यहाँ 0 नहीं हो सकता है। अगर यहाँ 0 लगा दिए तो फिर इसका घाते नहीं होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई संख्या अगर हम इस तरीके से लेते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे कि x प्लस b लिखा है, यहाँ पे a बराबर 0 कह रहा है कि नहीं होगा, है ना। तो मान लीजिए यहाँ 0 रख दिए, x कर दिए प्लस b, तो यहाँ पे गुना होगा तो ख़त्म हो जाएगा 0। मान लीजिए यहाँ कोई b के जगह पे कोई अंक है 5 है, तो ख़त्म हो गया, तो सिर्फ 5 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा? 5। तो 5 में तो ये अब रैखिक बहुपद कैसे कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे तो घात मान लीजिए कि कुछ नहीं होता, 0 ऐसे रख सकते हैं, तो यहाँ तो घात 0 हो गया, तो रैखिक बहुपद नहीं निकले, यानी कि घात इसका 1 नहीं ना है। इसलिए यहाँ पे जो है a जो है 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई बहुपद होगा रैखिक, उसमें का जो x का जो गुणांक होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रैखिक बहुपद समझ गए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद में बस वही है जिसका घात 2 होगा। यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 2 हो तो उस बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, z का पावर 2 है, u का पावर 2 है ना। इन सभी बहुपदों में हमारे घात 2 दिखाई देंगे आपको, तो इसको कहेंगे द्विघाती बहुपद। यहाँ भी वैसे ही है कि x में कोई भी द्विघाती बहुपद इस तरीके का रूप का होता है ना। ax² प्लस bx प्लस c, इसी रूप का होता है कोई भी हमारा द्विघाती बहुपद। जहाँ a b c अचर है, कोई भी संख्या होगा, अंक होगा, है ना। जहाँ पे a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि पिछले वाले में था रैखिक बहुपद में। ठीक है, यहाँ पे त्रिघाती बहुपद हम लोग देखेंगे। यदि बहुपद के में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 3 हो तो उस बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहेंगे। घात 3 होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे घात 3 है ना। इसमें भी इसका रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, a b c d, इसमें 4 को पद हो गया, है ना। घात 3 है, जहाँ a b c d जो है अचर है, और इसमें भी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा त्रिघाती, द्विघाती, रैखिक बहुपद। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी बहुपद का हमें मान ज्ञात करना है, तो कह रहा है कि जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है तो बहुपद का मान निकलता है। जो चर है ना इसमें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ बहुपद है x, इसमें y है ना, तो इसका जो मान कुछ रखा जाएगा अलग से, तो उसका जो वैल्यू आएगा सबका, तो वही हमारा बहुपद का मान कहलाएगा। जैसे यहाँ पे x बराबर 1, तो 1 रखेंगे तो
पी एक्स बराबर यहाँ ये जो बहुपद है इसमें एक्स के जगह पे एक रखा जाएगा, यानी P1 बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एक का स्क्वायर हो गया, यहाँ इंटू एक्स है 3 में तो इंटू एक हो गया, माने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक रखेंगे तो इसको जब हल करेंगे ना हमारा तो 2 आएगा। यही 2 क्या है, इस बहुपद का मान है। ठीक है, मान निकल गया यहाँ पे। यदि एक्स ए बराबर -1 और बी बराबर 3 हो तो बहुपद जो ये दिया गया है इसका भी मान निकल सकता है, ए और बी का मान रख देने पर, है ना, तो -3 आ गया इस बहुपद का मान। इस तरीके से हम लोग बहुपद का मान निकाल सकते हैं। चर के पास कोई विशेष मान रखा जाता है, ठीक है, कोई भी अंक रख देंगे तो हमारा उस बहुपद का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक आज हम जो भी आपको पॉइंट समझाए हैं बहुपद के बारे में वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे एक और पॉइंट है यहाँ पे बहुपद के शून्यक और बहुपद के समीकरण मूल, तो इसको हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जो भी पॉइंट्स हम समझाए हैं इस वीडियो में। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको आसानी से मिले, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।